एक तीर से दो निशाना, इस कहावत को चरितार्थ किया है भारत ने चीन और पाकिस्तान के मामले में। किस तरीके से पूर्वी लद्दाख में चीन को आखिरकार पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ा और उसका सीधा असर किस तरह से पड़ा पाकिस्तान पर। कैसे एक दांव से दो दो दुश्मन चित हुए हैं। लेकिन साथ ही यह भी सवाल कि इन दोनों दुश्मनों पर कितना यकीन किया जा सकता है। हम इस टू फ्रंट कूटनीति और टू फ्रंट सैन्य नीति का आज विश्लेषण करेंगे। पूर्वी लद्दाख से चीन का बंधा बोरिया बिस्तर तो इस्लामाबाद में मची खलबली। एक तरफ से मुझे लगता है चिंता हो गई है पाकिस्तान में कि अगर भारत और चीन के रिश्ते बॉर्डर के ऊपर सुधर जाते हैं तो भारत का जो पूरा अटेंशन जो है वो पाकिस्तान की तरफ चला जाएगा। इस प्रकार के सीज फायर वायलेशंस चलते रहे तो भारत का जवाब जो है और भी मजबूत हो सकता है। बैरक में लौटी लाल सेना तो बाजवा के लड़ाकों की बंदूकें खामोश हो गई। दोनों ही साइड ने एग्री किया गया है कि जो एक दूसरे के कोर इश्यूज और कंसर्न है इसके ऊपर वे बातचीत करेंगे ताकि पीस इख्तियार की जाए और वायलेंस ना हो। भारतीय शेरों ने ड्रैगन को दिखाया ट्रेलर तो पाकिस्तान की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। आज का हिंदुस्तान पुराना हिंदुस्तान नहीं, आंख दिखाओगे तो उत्तर मिलेगा। क्या शांति का दिखावा करके चीन और पाकिस्तान कोई बड़ी साजिश तो नहीं रच रहे? हमारा फौज में क्षमता है, पूरा हिंदुस्तान के फौज पूरा वार्ड में मुना हुआ एक फौजी है, बहादुर जवान, उन्हें भारत माता की जय वहां भी पड़ेगा, उसको धकेल देगा वहां से। क्या भारत के बढ़ते दबदबे से चीन और पाकिस्तान अब घबराने लगे हैं? चीन और पाकिस्तान का क्या है प्लान बैकफुट? क्या है लद्दाख की ग्राउंड रिपोर्ट? हर सवाल का मिलेगा जवाब। बने रहिए हमारे साथ। 10 महीने की तनातनी के बाद चीन के तेवर ढीले पड़ने लगे तो 2003 के बाद से जो सीज फायर लागू था उसका बार बार उल्लंघन करने के बाद पाकिस्तान अचानक बातचीत की बात करने लगा। ये सारी चीजें क्या सही हैं? बिल्कुल हम उसे वैसे ही परखें जैसे हम अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं, या फिर इन दोनों पड़ोसियों के ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए थोड़ी शंका लाजमी है? क्योंकि अगर हम अंतरिक्ष से ली हुई उन तस्वीरों को देखें जहां पर चीनी सेना का जमावड़ा पेंगोंग झील से पीछे हटने के बाद नजर आ रहा है तो आशंकाएं लाजमी हैं। आइए हम आपको दिखाते हैं कि क्यों आज की तारीख में 62 के चीनी धोखे की भी याद आती है। चीन के कब्जे वाले तिब्बत का रुतोब काउंटी, ये इलाका चीन की नई साजिश का नया अड्डा है। रुतोब काउंटी की जो सैटेलाइट तस्वीर सामने आई है उससे चीन की नीयत पर फिर से सवाल खड़े हो रहे हैं। यहाँ पर चीन ने जबरदस्त सैन्य जमावड़ा कर रखा है, भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद जमा कर रखे हैं। विशेषज्ञ इन गतिविधियों को चीनी सेना के लेटेस्ट मूवमेंट से जोड़ रहे हैं। ऐसा दावा किया जा रहा है कि पूर्वी लद्दाख से चीन ने जिन सैनिकों को हटाया है उसे यहां पर बसाया जा रहा है। इसके पीछे चीन की सोची समझी रणनीति जो 1962 वाली चीनी धोखेबाजी का एक्सटेंशन है। चाइना को ट्रस्ट करना चाहिए क्योंकि पेंगोंग से पीछे हटा है और पीछे जाके वहां पर उसने अपने सैनिकों का जमावड़ा रखा है, तो हम ट्रस्ट तो बिल्कुल नहीं कर सकते जी। और मैं तो बोलता हूं जहां पे पहले था वहां तक वो जाना चाहिए।
बिल्कुल नहीं आना चाहिए। ये आखिर जाना ही पड़ेगा, वहाँ भी वो टिक नहीं सकता है। हमारा फौज में क्षमता है, पूरा हिंदुस्तान के फौज पूरा वार्ड में मुना हुआ एक फौजी है कि हमारे बहादुर जवानों ने भारत माता की जय वहाँ भी पुकारेगा, उसको दखल देगा वहाँ से भी। रोहतक की भौगोलिक स्थिति देखकर भी इसकी अहमियत को समझा जा सकता है। ये इलाका पेंगोंग झील के बिल्कुल पूर्वी छोर पर है। पेंगोंग झील से इसकी दूरी करीब 100 किलोमीटर है, जबकि मोल्डो से 110 किलोमीटर। मोल्डो वही इलाका है जहां विवाद के दौरान दोनों देशों की सेनाओं की ओर से कई बार बातचीत की गई। सैटेलाइट तस्वीर में रोहतक का चीनी मिलिट्री बेस दिखाई दे रहा है, जिसमें कंटेनर जैसी चीज दिख रही है। ऐसे कंटेनर सैन्य छावनियों में हथियार और गोला बारूद रखने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। चीन ने यहां बहुत से नए निर्माण किए हैं। सबसे खास बात रोहतक में ये निर्माण 2019 में ही शुरू हो गया था। साल 2020 में जब भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख में विवाद शुरू हुआ, तब भी यहां पर काम चलता रहा। अब ये बेस भविष्य में किसी भी तरह की गतिविधि के लिए चीनी सेना का बैकअप बन चुका है। चीन ने यहां पर रेडार सिस्टम, जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल, हेलीपैड, टैंक जैसे घातक हथियार तैनात किए हैं। सैनिकों के लिए झोपड़ी जैसे घर बनाए गए हैं। स्विमिंग पूल से लेकर स्टेडियम तक बनाए गए हैं, जिन्हें आप गूगल मैप में भी देख सकते हैं। ये इलाका तिब्बत के नगारी से जुड़ता है। यहां से नगारी तक हवाई और सड़क मार्ग तैयार है। ऐसे में पेंगोंग झील के पास होने वाली गतिविधियों में चीन भविष्य में इसका इस्तेमाल कर सकता है। इस आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। सैटेलाइट तस्वीरों से दिखाई पड़ता है कि रोहतक इलाके में काफी तैयारी की गई, जहां स्टोरेज एरिया, टेंट, कैबिन और दूसरी सुविधाओं को तैयार किया जा रहा है। इतना ही नहीं, रोहतक में रेडार स्टेशन भी मौजूद है, जो सैटेलाइट तस्वीरों में साफ साफ दिख रहा है। रोहतक में इस तरह से तैयारियां की गई हैं कि सर्दियों में सैनिकों को यहां रुकने में कोई परेशानी न हो। ठंड से बचाने के लिए कैबिन तैयार किए गए हैं। चीनी सेना का प्लान यह है कि वो LAC के पास कुछ सैनिकों की तैनाती रखे, ताकि भविष्य में वो किसी भी समय कोई बड़ा एक्शन कर सके। चीन ने यहाँ पर इस तरह से तैयारी की है कि कुछ ही वक्त में बड़ी संख्या में सैनिकों को इकट्ठा किया जा सके। And I think with this whole of government approach, our relations with China will remain on I won't say on an even keel, but our relations with China would develop along the path or route that we wish it to develop. चीन 1962 की लड़ाई से पहले भी इसी तरह से पीछे गया था, जैसे पूर्वी लद्दाख में गया है, और फिर धोखे से हमला किया था। इसीलिए चीन से बेहद सावधान रहने की जरूरत है। चीन के धोखेबाजी वाले चाल चरित्र और चेहरे से भारतीय सेना बखूबी वाकिफ है, और इसीलिए पेंगोंग त्सो से अगर उनकी वापसी हो रही है तो भारतीय सेना ने उस पूरे इलाके में हाई डेफिनेशन कैमरे भी लगा के रखे हैं और पूरा ध्यान दिया जा रहा है कि किस तरीके से चीन की सेना वापस जा रही है। लेकिन इसके साथ ही चूंकि बातचीत बाकी अलग अलग इलाकों को लेकर भी चल रही है दोनों सेनाओं के बीच, इसीलिए ऐसा नहीं है कि पेंगोंग पर नजर हमने कुछ भी कम की है। वहां पर भी बारीकी से चीन के मूवमेंट पर और उनकी सैन्य जमावड़े पर नजर रखी जा रही है।
पूर्वी लद्दाख के पेंगोंग झील इलाके से भारत चीन सेनाओं की डिसएंगेजमेंट के बाद वहां शांति। उत्तरी छोर के फिंगर क्षेत्र और दक्षिणी छोर की कैलाश रेंज से सेनाएं हट चुकी, लेकिन चीन की किसी भी धोखेबाजी से निपटने के लिए भारतीय सेना पहले से ज्यादा मुस्तैद है। We have put our systems in place to make sure that there is no reoccupation of these heights, and it is part of the agreement. So if it is violated, then you have violated the spirit behind which you have signed on the dotted line. So we can only hope that the PLA and China adheres to these principles and these agreements in toto. भारतीय सेना फिंगर 3 के निकट अपनी स्थायी पोस्ट धन सिंह थापा पर तैनात है। चीनी फौज फिंगर 8 तक पीछे हट चुकी है। फिंगर 1 से फिंगर 8 तक का पूरा इलाका यानी 134 किलोमीटर की लंबाई का इलाका खाली है, वो भी तकरीबन 100 किलोमीटर के दायरे में फैला है। इस क्षेत्र की गहन और हाईटेक निगरानी की जा रही है। यहाँ के ऊंचे क्षेत्रों से दूरबीन और नाइट विजन उपकरणों की मदद से सेना स्थिति पर नजर बनाए हुए। फिंगर 3 की ऊंची पहाड़ियों से पूरे इलाके पर नजर रखना संभव है। इसके अलावा अत्याधुनिक ड्रोन भी तैनात किए गए हैं, जिनके जरिए पूरे क्षेत्र पर 24 घंटे नजर रखी जा रही है। And in fact, all agreements which have been signed earlier with China, or for that matter, any agreement which is signed with any country, is based on the fact that it will be observed in letter and spirit. So similarly, this agreement is also premised on the same fact, but as we mentioned, that we will trust, but we will verify. विस्तारवाद के लिए चीन की एक खास रणनीति है। वो किसी भी लक्ष्य की तरफ धीरे धीरे आगे बढ़ता है, 4 कदम आगे बढ़कर 2 कदम पीछे खींचता है। इस तरह वो घुसपैठ वाले एक हिस्से पर कब्जा कर लेता है। चीन इसी रणनीति के तहत दक्षिणी चीन सागर में लगातार कब्जा कर रहा है। उसने इसी रणनीति के तहत पूर्वी लद्दाख में फिंगर 4 तक घुसपैठ का प्रयास किया था, लेकिन भारतीय सेना के शौर्य के सामने उसकी ये रणनीति फेल हो गई। अब भारतीय सेना प्रमुख ने चीन को इस रणनीति से बाज आने के लिए चेताया है। लद्दाख में तापमान सुधर जरूर रहा है, लेकिन अभी भी माइनस में ही चल रहा है और इस तरह की परिस्थितियों में भारतीय सेना के जवान डटे हुए हैं। देखिए, पेंगोंग को लेकर जो बात है वो बन गई है, लेकिन हॉट स्प्रिंग, गोगरा, डेप्सांग, इन इलाकों को लेकर अभी भी बात बनी नहीं है। खासकर डेप्सांग को लेकर मामला बहुत ज्यादा फंसा हुआ है। बहुत रणनीतिक तौर पर महत्वपूर्ण जगह है ये, और इसके साथ ही मामला आज का नहीं है, पिछले साल का नहीं है, बल्कि 2013 से वहां पर एक तरह से ये अनबन, ये आमने सामने का टकराव बना हुआ है। डेप्सांग में दोनों देशों के बीच विवाद पुराना है। ये इलाका भारत के दौलत बेग ओल्डी यानी डीबीओ के बेहद करीब है। यहाँ पर दोनों देशों के बीच पेट्रोलिंग को लेकर विवाद साल 2002 में हुआ था, लेकिन इस विवाद ने एक बड़े टकराव का रूप लिया अप्रैल 2013 में, जब दोनों देशों की सेनाओं ने यहाँ पहली बार अपने कैंप लगाए। ये गतिरोध 25 दिनों तक चला था। अपनी भौगोलिक स्थिति की वजह से डेप्सांग दोनों देशों के लिए बहुत अहम है। भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख से सटी 826 किलोमीटर लंबी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर कुल 65 पेट्रोलिंग पॉइंट्स हैं, जो काराकोरम दर्रे से शुरू होकर डेप्सांग, गलवान घाटी, गोगरा, हॉट स्प्रिंग, फिंगर एरिया, पेंगोंग झील और कैलाश हिल रेंज से चुमर डेमचौक तक है।
भारत के लिए डेप्सांग इसीलिए जरूरी है क्योंकि सामरिक महत्व की 255 किलोमीटर लंबी दुर्बुक-श्योक दौलतबेग ओल्डी सड़क यहीं से गुजरती। दुनिया की सबसे ऊंची एडवांस लैंडिंग ग्राउंड डीबीओ यहां से सिर्फ 30 किलोमीटर दूर है, जिसके चलते भारत को चीन पर इस इलाके में बढ़त हासिल है। इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट है बॉर्डर एरियाज के अंदर, वो बहुत इम्प्रूव हो गया। ये जो रोड हमने बनाई है परतापुर से लेके और डीबीओ तक, ये इसका एक प्रमाण है। इसके थ्रू हमारी जितनी सप्लाईज हैं, सैनिक हैं, वो सब इसी के थ्रू जाते हैं डीबीओ और इस सेक्टर के अंदर। – 2013 में भारतीय वायुसेना ने डीबीओ में सालों से बंद पड़ी अपनी हवाई पट्टी को फिर से शुरू किया था। उस दौरान मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट C-130J सुपर हर्क्यूलिस ने यहां पर लैंडिंग की थी। डीबीओ हवाई पट्टी के कारण ही पिछले साल अप्रैल मई में भारतीय सेना ने बेहद तेजी से LAC तक सैन्य साजो सामान पहुंचाया था और चीन हक्का पक्का रह गया था। जो हमारी फोर्सेज अभी उस सेक्टर में हैं, उसको हम ऑग्यूमेंट कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं जब मर्जी आए। सड़क बन रही है, उससे चाइना को परेशानी हो रही है और परेशानी चाइना को हो रही है, लेकिन इससे चाइना भी परेशान हो रहा है ना कि जो सड़क बन गई। अभी तो यहाँ पे रीइंफोर्समेंट जल्दी ले पाएंगे तो हम क्या करेंगे फिर? जो हमारी सुपीरियॉरिटी थी यहाँ पे वो अब नहीं रहेगी। चीन के लिए इसका महत्व इसीलिए है क्योंकि इसके करीब से ही चीन का G219 हाईवे गुजरता है जो तिब्बत को शिनजियांग प्रांत से जोड़ता है। चीन को डर है कि अगर भारत ने इस इलाके पर नियंत्रण कर लिया तो G219 हाईवे भारतीय सेना के जद में आ जाएगी। इसीलिए चीन इस इलाके में भारतीय सेना की पेट्रोलिंग में अड़ंगा लगाता रहता है। This 255 kilometer long road runs parallel to the LAC. So any road which goes parallel to the LAC has its own importance, and it is touching the Karakoram Pass, very close to the Karakoram Pass, our airstrip of the DBO. डेप्सांग में 5 पेट्रोलिंग पॉइंट्स हैं, PP10, 11, 11A, 12 और 13। चीनी सेना इन्हीं 5 पेट्रोलिंग पॉइंट्स पर भारतीय सेना की गश्त पर मुश्किलें खड़ी करती है। जब से पूर्वी लद्दाख से सटी LAC पर भारत और चीन की सेनाओं में टकराव शुरू हुआ, तभी से यहां भी पेट्रोलिंग बंद है। चीन और पाकिस्तान के अचानक पलटे हुए पैंतरों पर हमारी ये खास पेशकश आप देख रहे हैं। दरअसल चीन से तो बातचीत चल रही थी ताकि पूर्वी लद्दाख में मामला सुलझे, लेकिन पाकिस्तान से तो बातचीत इस तरह की थी ही नहीं। लेकिन अचानक पाकिस्तान को याद आई 2003 में हुए युद्ध विराम उल्लंघन की, और पाकिस्तान चाहता है कि अब तक जो उसने हजारों बार युद्ध विराम का उल्लंघन किया है उसे नजरअंदाज करके एक नए रास्ते पर दोनों देश चलना शुरू कर दें। क्या वाकई पाकिस्तान का यह पश्चाताप है या फिर कोई डबल गेम? आज हुआ है जो बरसों पहले होना चाहिए था, लेकिन हम तो अपने वादे पर कायम रहेंगे, लेकिन पाकिस्तान का कोई भरोसा नहीं है, वो कभी भी वायलेशन कर सकता है। पाकिस्तान पे भरोसा नहीं कर सकते। अपने घर पर भरोसा, पाकिस्तान का कोई भरोसा नहीं, समझे ना? उसका बोलेगा कुछ, करेगा कुछ। मुझे लगता है चिंता हो गई है पाकिस्तान में कि अगर भारत और चीन के रिश्ते बॉर्डर के ऊपर सुधर जाते हैं तो भारत का जो पूरा अटेंशन जो है वो पाकिस्तान की तरफ चला जाएगा। पूर्वी लद्दाख से चीनी सेनाएं लौटने लगीं।
एलओसी पर पाकिस्तान ने सीज फायर के लिए पहल शुरू कर दी। भारत के दो दुश्मनों का अचानक हृदय परिवर्तन अचंभित करता है। हम पाकिस्तान पे भरोसा नहीं कर सकते कि कितनी बार वहाँ पे जो सीज फायर वायलेशन हो चुकी हैं, कितनी बार टेररिस्ट को घुसाने के लिए ये सीज फायर का इस्तेमाल पहले भी हुआ है। तो हम भरोसा तो नहीं कर सकते, पर फिर भी एक जो मसला अभी सुलझने की तरफ जा रहा है तो हम उसका स्वागत करते हैं। बेशक ये अग्रीमेंट हो गई है या दोनों भारत और पाकिस्तान के डीजीएमओज ने अपनी तरफ से बातचीत में ये हल कर दिया कि हम जो पुराने एग्रीमेंट्स हैं उनके ऊपर अमल रखेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि भारत को इसके ऊपर पूरा यकीन, जिस प्रकार से हम चीन के ऊपर यकीन नहीं कर सकते हैं, हम पाकिस्तान के ऊपर यकीन नहीं कर सकते हैं। हमारे पास ऐसा नौजवान सवाल यह है कि जो पाकिस्तान बात बात पर भारत को परमाणु युद्ध की धमकी देता रहा है, हिंदुस्तान ये याद रखे, हमारे पास पाव आधा पाव का भी बम है, हमारे पास आधे आधे पाव के और पाव के भी एटॉमिक बम है। हमें पता है कि 1 इंच का इस्तेमाल करना है, आधे इंच का करना है। जो पाकिस्तान भारत में आतंकियों को भेजने के मंसूबे पालते रहा है। आतंकवाद आज विश्व के सामने सबसे बड़ी समस्या है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि आतंकवादियों को समर्थन और सहायता देने वाले देशों को भी दोषी ठहराया जाए और इस समस्या का संगठित तरीके से मुकाबला किया जाए। जिसके वजीर आजम इमरान खान 4 दिन पहले तक श्रीलंका में भारत के खिलाफ जहर उगल रहे थे, उनकी सेना के तेवर अचानक से ऐसे नरम क्यों पड़ गए? It's the Kashmir issue. All we want is it to be resolved according to the United Nations Security Council resolution. And this can only be resolved through dialogue. भारत और पाकिस्तान के बीच 2003 में संघर्ष विराम किया गया था, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से बार बार इस युद्ध विराम का उल्लंघन किया गया। नौबत तो यहां तक आई कि उसने इंटरनेशनल बॉर्डर पर भी सीज फायर उल्लंघन कर दिया। साल 2020 में जब कोरोना से पूरी दुनिया तड़प रही थी, उस समय तो पाकिस्तान ने युद्ध विराम उल्लंघन के नए नए रिकॉर्ड स्थापित कर दिए। लेकिन आज अगर पाकिस्तान भारत से बातचीत करना चाहता है, आज अगर पाकिस्तान भारत से चाहता है कि युद्ध विराम रहे, तो उसकी टाइमिंग पर सवाल उठने लाजमी है। 25 फरवरी की रात को जब एक बार फिर ये तय हुआ कि संघर्ष विराम का उल्लंघन कोई नहीं करेगा, तो याद रखिए ये 26 तारीख की दहलीज थी, यानी वो दिन जब 2019 में भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के बालाकोट में एयर स्ट्राइक की थी। दोनों ही साइड ने एग्री किया गया है कि जो एक दूसरे के कोर इश्यूज और कंसर्न है, इसके ऊपर वे बातचीत करेंगे ताकि पीस इख्तियार की जाए और वायलेंस ना हो। और ये इफेक्टिव है 24-25 फरवरी 2021 की रात से। और दोनों ने कहा है कि वो एक्शन लेंगे ताकि म्यूचुअली बेनिफिशियल हो और इससे पीस एलओसी पर बनाने में मदद मिले। सीज फायर उल्लंघन की वजह से सीमावर्ती इलाकों में रहने वाले लोगों को जान माल का नुकसान हुआ। लेकिन एक बार फिर से समझौते पर अगर रजामंदी हुई है, तो सीमा पर भी खुशी लौट आई। फायरिंग बंद हो जाए तो अच्छी बात है, जैसे कि हम अच्छी तरह अपनी खेती बाड़ी कर सकते हैं, काम कर सकते हैं बिना कोई तकलीफ के। ये जो फैसला दो तरफा हुआ है हिंदुस्तान और पाकिस्तान की तरफ से, बहुत अच्छी बात है। बहुत फायदा होगा, दोनों साइड में फायदा होगा, उधर भी होगा इधर भी होगा। क्या बड़ी खुशी की बात है कि हमने आज 15-16 साल के बाद जो हमने सुना कि सीज फायर हो गया, तो इसमें बहुत खुशी हो गई। फैसला किया गया है कि सीज फायर किया जाएगा, यानी जंग बंदी की जाएगी। ये निहायत ही खुश आइंद इकदाम है, खुसूसी तौर पर सरहदी लोगों के लिए।
हम इस समय सिंधु नदी के किनारे बैठे हैं जो लद्दाख से होते हुए और आगे जाकर पाकिस्तान की सीमा में प्रवेश कर जाएगी। जल को लेकर समझौते भी हैं दोनों देशों के बीच, लेकिन समझौता तो पाकिस्तान जैसे देश के साथ कई मुद्दों पर हमारा हुआ और किसी का भी सम्मान पाकिस्तान ने किया नहीं। बहरहाल यहां पर जिन परिस्थितियों की बात हम कर रहे हैं और पाकिस्तान की तरफ से जिस पेशकश की बात कर रहे हैं, उसमें भारत हर एक चीज को बहुत शंका की दृष्टि से देख रहा है, क्योंकि यहां पर पाकिस्तान दरअसल जो कुछ करने की कोशिश कर रहा है वो अपने हित के लिए, FATF की टेढ़ी निगाहों से बचने के लिए। पाकिस्तान के बदले तेवरों को समझना है तो पिछले 2 हफ्तों में पाकिस्तान के नजरिए से 3 बड़ी घटनाओं को समझना होगा। पूर्वी लद्दाख में भारतीय सेना के शौर्य के आगे चीनी सेना को समझौते के लिए मजबूर होना पड़ा। अमेरिका ने ऐलान किया कि सहयोगियों के साथ मिलकर वो चीन की चुनौतियों से सीधे निपटेगा। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में बनाए रखने का फरमान सुनाया। इन 3 घटनाओं ने पाकिस्तान को बुरी तरह से परेशान कर दिया। पूर्वी लद्दाख में जिस तरह से 10 महीने तक भारतीय सेना ने चीन को कड़ी टक्कर दी और आखिर में चीन समझौते के लिए मजबूर हुआ, उसका पाकिस्तानी सेना के मनोबल पर बुरा असर पड़ा है। चाइना के पीछे हटने के बाद पाकिस्तान ने भी अपना नरम रुख अपनाया है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय जो प्रेशर पाकिस्तान के ऊपर है वो अब नज़र आ रहा है, क्योंकि उसकी चालें एक्सपोज हो गई है। अब पाकिस्तान ने फिर एक बार सीज फायर का समझौता किया है, तो काफ़ी सालों के बाद जो पहले समझौते हुए थे उनको लागू करने के लिए, जैसे DGMO के बीच में हॉटलाइन और फ्लैग मीटिंग्स के जो मीटिंग होती थी पहले, उनको दोबारा चालू किया जा रहा है। ये एक अच्छी बात है। अगर इस तरह से बॉर्डर के छोटे मोटे डिस्प्यूट सेटल किए जाएं तो लॉन्ग टर्म शांति वहाँ पे कुछ देर में एस्टेब्लिश हो सकती है। चीन के साथ पूर्वी लद्दाख में तनाव के दौरान भारत पर हमेशा 2 फ्रंट पर वॉर का दबाव था, लेकिन अब समझौता हो जाने के बाद भारतीय सेना पाकिस्तान के खिलाफ पूरी ताकत से एक्शन लेने के लिए फ्री है। पाकिस्तान इससे डरा हुआ है। ये जो भारत और चीन के बीच में ईस्टर्न लद्दाख में एक समझौता हुआ है कि ट्रुप्स जो दोनों तरफ के हैं वो पुल बैक हो जाएंगे, तो उससे क्या हुआ है, एक तरफ से मुझे लगता है चिंता हो गई है पाकिस्तान में कि अगर भारत और चीन के रिश्ते बॉर्डर के ऊपर सुधर जाते हैं तो भारत का जो पूरा अटेंशन जो है वो पाकिस्तान की तरफ चला जाएगा, और अगर वो पाकिस्तान अपनी हरकतों ये इस प्रकार के सीज फायर वायलेशंस चलते रहे तो भारत का जवाब जो है और भी मजबूत हो सकता है। तो एक तो ये कारण है कि पाकिस्तान ने सोचा कि बेहतर यही होगा कि हम समझौता कर लें, जो पुराने समझौते हैं उनके ऊपर अमल करें कि बस सीज फायर वायलेशंस नहीं होंगे। पाकिस्तान में इन दिनों आंतरिक उथल पुथल चरम पर है। राजनीतिक दलों ने इमरान सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। दूसरी तरफ बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्टिस्तान जैसे दूसरे प्रांत पाकिस्तान से अलग होने के लिए आंदोलन कर रहे हैं। ऐसे में पाकिस्तानी सेना अपना पूरा ध्यान आंतरिक समस्याओं पर केंद्रित करना चाहती है, जिसके लिए जरूरी है कि वो सीमा पर भारतीय सेना के साथ शांति बनाकर रखें। इस समय पर पाकिस्तान की जो इंटरनल हालत है, जो इकोनॉमिक स्थिति है, वो बहुत नाजुक है, और इस स्थिति में उनका क्या हो रहा है कि एक तरफ से आप ये कह सकते हैं कि जो उनकी इकोनॉमी है वो पूरी तरह से कोलैप्स हो चुकी है। इसके अलावा पाकिस्तान के अंदर इंटरनल फिशर्स भी बहुत हैं। बलूचिस्तान में प्रॉब्लम है, गिलगित बाल्टिस्तान में प्रॉब्लम है, खैबर पख्तूनख्वा में प्रॉब्लम है, तो फतह में प्रॉब्लम है। तो पूरी जगह एक तरफ से इंटरनल सिक्योरिटी पाकिस्तान की जो सिचुएशन है वो एक बहुत नाजुक स्थिति में है। तो ये भी एक कारण हो सकता है कि पाकिस्तान ने सोचा कि कितने फ्रंट और खोल सकता है। 25 फरवरी को पेरिस में हुई फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की बैठक में पाकिस्तान को कोई राहत नहीं मिली। उसे तीसरी बार ग्रे लिस्ट में डाल दिया गया। अब अगली समीक्षा जून 2021 में होनी है। एक आकलन के अनुसार FATF के फंदे से अब तक पाकिस्तान को $38 अरब का नुकसान हुआ है।
अमेरिका की बाइडेन सरकार ने हाल ही में ऐलान किया है कि वो चीन की हर चुनौती से सीधा निपटेगा। इसके लिए वो सहयोगी देशों की मदद लेगा। भारत के साथ अमेरिका के संबंध अब तक के सबसे स्वर्णिम दौर में है। ऐसे में पाकिस्तान ये नहीं चाहता कि भारत की वजह से वो सीधा अमेरिका के निशाने पर आ जाए। We welcome the joint statement between India and Pakistan that the two countries have agreed to maintain strict observance of a ceasefire along the line of control. 2019 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सऊदी अरब जाने की जरूरत थी और पाकिस्तान से कहा गया था कि वो एयर स्पेस का इस्तेमाल करने दे, तो पाकिस्तान ने ना कर दिया था। लेकिन अब जब इमरान खान को जरूरत पड़ी कि वो श्रीलंका जाएं और भारत से गुहार लगाई गई, तो भारत ने पाकिस्तान की आशंकाओं के विपरीत इमरान खान को अपने एयर स्पेस के इस्तेमाल की इजाजत दे दी। अब पाकिस्तान के लिए पसुपेश ये भी हो जाता है कि दुनिया के सामने वो क्या मुंह दिखाए। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, वो भारत के खिलाफ जहर उगलने से बाज नहीं आते। 23 फरवरी को इमरान जब श्रीलंका के 2 दिनी दौरे पर पहुंचे तो यहां भी उन्हें कश्मीर मुद्दा याद रहा। The Kashmir issue, all we want is it to be resolved according to the United Nations Security Council resolution. इमरान के इसी रवैये की वजह से श्रीलंका की गोटबाया राजपक्षे सरकार ने उनका संसद में संबोधन रद्द कर दिया था, क्योंकि श्रीलंका सरकार को इसी बात का डर था कि इमरान भारत के खिलाफ बोलने से बाज नहीं आएंगे और अगर ऐसा होता है तो उसे भारत की नाराजगी मोलनी पड़ सकती है। कोरोना काल में भारत ने जिस तरह से श्रीलंका की मदद की, उसे 5 लाख वैक्सीन की मुफ्त डोज दी, उसके बाद श्रीलंका के साथ भारत के रिश्ते और मजबूत हुए हैं। पाकिस्तान ने भारत से गुजारिश की थी कि वो इमरान खान को श्रीलंका जाने के लिए अपने हवाई क्षेत्र का प्रयोग करने दे। पाकिस्तान को ऐसा लग रहा था कि भारत इजाजत नहीं देगा और वो इसे मुद्दा बनाकर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भुनाएगा, क्योंकि 2019 में जब पीएम मोदी अमेरिका और सऊदी अरब दौरे पर गए थे, तब पाकिस्तान ने अपने एयर स्पेस के इस्तेमाल की मंजूरी नहीं दी थी। लेकिन भारत से इजाजत मिलने के बाद पाकिस्तान का सारा प्लान फेल हो गया। पाकिस्तान पर लगातार अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ता जा रहा है कि वो भारत के साथ संबंधों को पटरी पर लाए। अब जब चीन ने भी नरमी के रुख दिखा दिए हैं, तो पाकिस्तान के पास भारत के सामने नतमस्तक होने के अलावा कोई चारा बचा ही नहीं। हमारी इस खास पेशकश में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।